हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जीआईसी प्रवक्ता समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 2005। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, 2005 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिनियम पारित हुआ था। आइए देखते हैं घरेलू हिंसा क्या होता है। घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और एक ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष को अभियोजित कर सकती है, अर्थात उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 2005 में। और अगर पूछा जाए कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो सन 2006 में इसका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978 या ऑप्शन डी 1980। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। आइए बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कथन ए सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद की उपज है। तर्क आर धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, या ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिकता जो होता है वो धार्मिक उन्माद की उपज है, लेकिन धर्म ही सांप्रदायिकता का स्रोत है, ये गलत होगा। क्योंकि सांप्रदायिकता का स्रोत अंधविश्वास होगा या असहिष्णुता होगी, ना कि धर्म होगा। आइए जानते हैं सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता का तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से होता है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज व राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्मों के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। यह एक ऐसे समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रुभाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। या ऐसा मान लें कि यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है और जिसमें सांप्रदायिकता विचारधारा के विशेष परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता हिंसा की घटनाएं होती हैं। ठीक है। और सांप्रदायिकता जो होती है ये 2 पक्ष में विद्यमान होती है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो जब सकारात्मक पक्ष में सांप्रदायिकता का रूप होता है तो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए सामाजिक व आर्थिक प्रयास जो शामिल होते हैं उसे सकारात्मक पक्ष की सांप्रदायिकता कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो नकारात्मक पक्ष की विचारधारा में देखा जाता है कि जो अन्य समूहों से अलग एक धार्मिक पहचान पर जोर देते हैं, जिसमें दूसरे हितों को नजरअंदाज कर अपने स्वयं के हितों को देखने की प्रवृत्ति होती है, तो उसे नकारात्मक सांप्रदायिकता के रूप में देखा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसने गरीबी की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए एस राउटरी, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी एबेल स्मिथ या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्कर लेविस ने गरीब की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया है। आइए जानते हैं ऑस्कर लेविस के बारे में। ऑस्कर लेविस जो कि एक अमेरिकी मानव विज्ञानी है, इनका जन्म न्यूयॉर्क शहर में 1914 में हुआ
1936 में इन्होंने इतिहास में बीए करने के बाद 1940 में इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त किया और 1942 में इन्होंने बैकवेट इंडियंस पर स्वेज संपर्क के प्रभाव पर शोध प्रकाशित किया। लुईस संभवतः अपनी गरीब की संस्कृति अवधारणा के लिए जाने जाते हैं, जो कि मैक्सिको में गरीब परिवार पर उनके काम से विकसित हुआ है। मूलतः यह विचार था कि गरीबों के पास गरीब की संस्कृति थी, जो वास्तव में उन्हें गरीब बनाए रखती है। इस प्रकार गरीबों की पीढ़ियों द्वारा गरीबी की संस्कृति को पुनः पेश किया जाता है और कुछ समय तक चलेगा, भले ही व्यक्ति या परिवार खुद को आर्थिक गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम हो। लेकिन इन्होंने बताया था कि गरीब की एक संस्कृति होती है जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी की संस्कृति को पुनः पेश करती है, ठीक है। और भले ही ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर ये सक्षम होता है कि वो अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है जो उनकी संस्कृति को बनाए रखती है। ये लुईस ने बोला था गरीब की संस्कृति में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्वदृश्य दर्पण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए G.H. मीड, ऑप्शन बी मार्गरेट मीड, ऑप्शन सी चार्ल्स कूले या ऑप्शन डी अगस्त काम्टे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, G.H. मीड ने स्वदृश्य दर्पण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आइए जानते हैं G.H. मीड के बारे में। G.H. मीड, जिनका पूरा नाम जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, इनकी अगर जीवन अवधि की बात की जाएगी तो 1863 से लेकर के 1931 तक है। G.H. मीड एक अंतःक्रियावादी विचारक थे, ठीक है। और G.H. मीड के विचारों को बहुधा सामाजिक व्यवहारवाद के वर्ग में रखा गया है। तो ये क्या थे? ये सामाजिक व्यवहारवादी थे। अगर इनकी प्रमुख अवधारणाएं देखी जाए तो इन्होंने मैं और मुझे, मैं मतलब आई, व्यक्ति के जैविक पक्ष को अभिव्यक्त करता है, ठीक है, और असामाजिक शिशु को इंगित करता है, जो स्वतः स्फूर्ति जरूरतों व इच्छाओं का एक पुंज होता है। मुझे यह सामाजिक स्वचेतना या व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी उत्पत्ति का दूसरों के द्वारा स्वयं को देखने की जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरी इनकी अवधारणा थी सामान्यीकृत अन्य। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रकार्यवाद के सूत्रों को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए आर रैटक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी R.K. मर्टन, ऑप्शन सी बी मेलोनोवस्की या ऑप्शन डी टी पार्सन्स। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, R.K. मर्टन ने प्रकार्यवाद के सूत्रों को प्रस्तुत किया है। आइए जानते हैं R.K. मर्टन का प्रकार्यवाद के बारे में क्या विचार है। R.K. मर्टन, जिनको रॉबर्ट के मर्टन जानते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्यवाद के सिद्धांत का विश्लेषण और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है, ठीक है। वाइन के अनुसार इस पुस्तक ने मर्टन को प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री संप्रदाय का नेता बना दिया है। तो अगर मर्टन की कौन सी पुस्तक जिसके द्वारा वाइन ने बताया है कि प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री संप्रदाय का नेता बना दिया है, तो वो पुस्तक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। जानते हैं मर्टन के प्रकार्यवाद पे क्या विचार है। तो मर्टन के अनुसार प्रकार्यवाद या प्रकार्यात्मक पद्धति शाब्दिक भ्रम में फंसा रहा है, जैसे एक शब्द कई प्रकार के अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है तथा कई बार एक ही अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। ये इनका कहना था कि प्रकार्यवाद जो है वो कई शब्दों में भ्रम में फंसा हुआ है, जैसे किसी एक शब्द का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, वैसे ही प्रकार्यवाद को इन्होंने बताया कि प्रयोग किया जा रहा है। मर्टन ने प्रकार्यवाद के 5 विभिन्न अर्थ बताए हैं। एक बताया है उत्साह सभा के रूप में प्रकार्य, दूसरा बताया व्यवसाय के रूप में प्रकार्य, तीसरा स्थिति संबंधित क्रियाओं के रूप में प्रकार्य, गणित शास्त्रीय अर्थ में प्रकार्य और 5वां बताया प्राणी शास्त्रीय या सामाजिक कार्यकलापों के रूप में प्रकार्य, ठीक। और इन 5 प्रकारों का अर्थ स्पष्ट करने के बाद इन्होंने बताया कि यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कई अंगों या तत्वों से हुआ है। तो इनका मानना था कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो कई अंगों या तत्वों से मिलकर बनी हुई है। प्रत्येक अंग या तत्व संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या पोषण के लिए योगदान देते हैं और वही प्रकार्य है। तो इनका जो इन्होंने बताया इन 5 अर्थों के बाद इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि समाज की जो व्यवस्था होती है वो कई अंगों या तत्वों से बनी होती है जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या पोषण के लिए योगदान देती है और उसे ही प्रकार्य या कार्य कहा जाता है, ठीक है। और इन प्रकार के 5 अर्थों में मर्टन ने 5वें अर्थ को अपने सिद्धांत के आधार के रूप में स्वीकार किया है। और मर्टन ने प्रकार के 2 आधारभूत अर्थों को स्वीकारा, एक सावयवी व्यवस्था के रूप में और एक सावयवी व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य
उद्देश्य आदि के परिणामों के रूप में प्रकार्य। अब अगर बात की जाए मर्टन ने प्रकार्य के क्या क्या स्वरूपों की बात की है, तो इन्होंने दो स्वरूप बताए हैं, एक अंतर्निहित प्रकार्य और दूसरा प्रत्यक्ष प्रकार्य। तो अंतर्निहित प्रकार्य वे होते हैं जो सदस्यों के द्वारा ना तो स्वीकार किए जाते हैं और ना तो इच्छित किए जाते हैं। तो अंतर्निहित प्रकार्य कार्य वे होंगे जो सदस्यों के द्वारा ना स्वीकार किए जाएंगे और ना ही इच्छित होते हैं। और प्रत्यक्ष प्रकार्य वे होते हैं जो सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाता है, स्पष्ट रूप से प्रकट व स्पष्ट होते हैं, उसे प्रत्यक्ष प्रकार कहेंगे। ठीक है, अब अगर जाने प्रकार्य क्या होता है, प्रकार्य कार्य, तो वे निराश्रित परिणाम होते हैं जो कि एक व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं। ठीक है, और इन्होंने प्रकार्य के साथ अकार्य दुष्प्रकार्य की भी बात कही है। तो इनका कहना है कि प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का प्रकार्य ही नहीं होता, कुछ अकार्य दुष्प्रकार्य भी होते हैं। जैसे मर्टन के अनुसार अकार्य वे निरक्षित परिणाम हैं जो समाज में व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को कम करते हैं। अतः ये समझिए, जैसे प्रकार्य इन्होंने मर्टन बताया वे होंगे जो व्यवस्था में अनुकूलन बनाए रखेंगे, और जो अनुकूलन को कम करेंगे वो अकार्य दुष्प्रकार्य कहा जाएगा। आई होप आपको मर्टन का प्रकारात्मक सिद्धांत समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी मिशेल फुको, ऑप्शन सी जॉर्ज रिटजर या ऑप्शन डी AR रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, AR रेडक्लिफ ब्राउन ने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक लिखी है। आइए जानते हैं AR रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में। AR रेडक्लिफ ब्राउन का पूरा नाम अल्फ्रेड रेजिनॉल्ड रेडक्लिफ ब्राउन है। ये एक अंग्रेजी समाज मानव विज्ञानी थे। इन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मकता और सह विकास के सिद्धांत को विकसित किया है। और इनके जन्म की बात की जाएगी तो 17 जनवरी 1881 को यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी राष्ट्रीयता की अगर बात की जाएगी तो ब्रिटिश है। और इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1955 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सामाजिक संबंध संरचित होते हैं, ऑप्शन बी समय एवं स्थानीय परिप्रेक्ष्य होते हैं, ऑप्शन सी संरचित संबंध द्वियामी संरचना के परिणाम होते हैं, या ऑप्शन डी संरचना व्यक्तियों की बनी होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, संरचना व्यक्तियों की बनी होती है। ये गिडेंस का संरचनाकरण का सिद्धांत है। आइए जानते हैं गिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से। एंथनी गिडेंस, इनका जन्म 18 जनवरी 1938 को हुआ था। अगर इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में जाने तो एंथनी गिडेंस लंदन में पैदा हुए और ये एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। इन्होंने 1959 में हल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने मास्टर डिग्री और PhD इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से किया। और अब जानते हैं गिडेंस का संरचनाकरण का सिद्धांत। तो संरचना के सिद्धांत में अगर सिद्धांत को समझें तो समाज को समझने के लिए गिडेंस का मानना था कि समाज को समझने के लिए किसी को केवल व्यक्तियों या समाज को बनाए रखने वाली सामाजिक शक्तियों के कार्यों को नहीं देखा जा सकता है, इसके बजाय यह दोनों हमारी सामाजिक वास्तविकता का आकार देते। तो इनका मानना था कि समाज और व्यक्ति दोनों ही सामाजिक वास्तविकता को आकार देते हैं। उन्होंने कहा है कि हालांकि लोग अपने कार्यों को चुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं और उनका ज्ञान सीमित है, फिर भी वे एक ऐसी एजेंसी या माध्यम का प्रयोग करते हैं जो सामाजिक संरचना को पुनः पेश करती है और सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करती है। ये इनका संरचनाकरण का सिद्धांत था। और अगर इनकी कृतियों के बारे में देखें तो मुख्य इनकी कृतियाँ हैं कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, पॉजिटिविज्म एंड सोशियोलॉजी, द नेशन स्टेट ऑफ वायलेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कोलिंस का संगत सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खिम से, ऑप्शन बी घटना विज्ञान और नरजाति पद्धति विज्ञान से, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और R डेहरेंड्रॉफ से, या ऑप्शन डी प्रकार्यवाद एवं नव प्रकार्यवाद से। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, घटना विज्ञान और नरजाति पद्धति विज्ञान से कोलिंस का संगत सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। आइए जानते हैं कोलिंस का संगत सिद्धांत के बारे में या कोलिंस के बारे में। तो अमेरिकी समाजशास्त्री रेडॉन कोलिंस ने अपनी पुस्तक
कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड एंड एक्सप्लोरेटरी साइंस में संघर्ष संबंधी सिद्धांत को व्यक्त किया है। कॉलिंस ने बताया है कि मनुष्य में समाजीकरण का गुण पाया जाता है, जिनका समाजीकरण नहीं होता वो संघर्षवाद में विश्वास करते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से इनका जो संघर्ष संबंधी सिद्धांत था उसमें बस इतना ही है, पूरा उसका सार ये है कि मनुष्यों में जो समाजीकरण का गुण पाया जाता है और जिनके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता वही संघर्षवाद में विश्वास रखते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा दी है? सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था, छानबीन और खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए E.M. बोगार्डस ने, ऑप्शन बी C.A. मोजर ने, ऑप्शन सी G.M. फिशर ने या ऑप्शन डी P.V. यंग ने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। E.M. बोगार्डस ने बताया है कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की जो व्यवस्था या खोज है वही सामाजिक अनुसंधान है। आइए जानते हैं सामाजिक अनुसंधान क्या होता है। जैसे कि सामाजिक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस अनुसंधान। तो अनुसंधान को पहले जान लेते हैं कि अनुसंधान शब्द की उत्पत्ति एक ऐसे शब्द से हुई है जिसका अर्थ है दिशाओं में जाना अथवा खोज करना। अनुसंधान वह व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन और उसका विकास और नए तथ्यों की खोज द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है। तो अनुसंधान मतलब कि खोज करना, और खोज के द्वारा नए तथ्यों को जब खोजते हैं तो ज्ञान में वृद्धि करना, ये इसमें बताया गया। और उसी तरह जब सामाजिक तथ्यों, घटनाओं और सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस वैज्ञानिक पद्धति को ही सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। अगर सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा देखें तो मोजर के शब्दों में व्यवस्थित जानकारी जो सामाजिक अनुसंधान और समस्याओं के संबंध में की जाती है उसे सामाजिक शोध कहते हैं। और यंग ने कहा है कि सामाजिक तथ्य परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण सामाजिक शोध है। ये मोजर और यंग ने सामाजिक अनुसंधान के संबंध में अपनी परिभाषाएं दी हैं। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।